हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसमें हम लोग आज ये बायोलॉजी की आखिरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका लेक्चर नंबर होगा 23। क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 22 अर्थात कल के लेक्चर में विविध सेक्शन को शुरू किया था, जो बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है और जिसमें लगभग हम लोगों ने 80-81 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से, और कंप्लीटली 195 क्वेश्चन तक की कंप्लीट क्लास रहेगी आज की, जिसके बाद बायोलॉजी के सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट हम लोग घटना चक्र किस सिलेबस को शुरू करें, क्योंकि इसी के साथ साथ आप लोगों को रेगुलर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ऑलरेडी दी जा रही है, जिसमें लगभग 32 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं और आगे 5-6 क्लासों में इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी सीरीज आपके आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस 2024 के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि घटना चक्र की शॉर्ट नोट्स की एक महा मैराथन सीरीज लेकर आऊंगा, या मास्टर स्ट्रोक सीरीज कह सकते हैं, जो कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग होगी, और जिसके बाद आपका देखेंगे कि आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे आरओ के एग्जाम्स में और यूपी पीसीएस में। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि पहले आप घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज, यानी जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, उसको रेगुलर वॉच करिए, उसको अच्छे से समझिए, तब उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स को समझ पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स के बारे में, क्लास डिटेल्स के बारे में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं 2023 के लेटेस्ट एडिशन की, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना होगा, यानी वहां पर इंक्वायरी लेकर आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे लगा दिया है, जहां पर मोर लिख के आता है, वहीं पर आपको ओपन करने पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। क्या कहता है, किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। ध्यान दीजिएगा कि जब एथलीट वगैरह ओलंपिक खेल खेलते हैं, या कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं, या एशियन गेम खेलते हैं, तो अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, जिसमें बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने देश को मेडल जिता पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओलंपिक कमेटी ने, एशियन गेम कमेटी ने, कॉमनवेल्थ कमेटी ने कुछ ड्रग्स पे बैन लगा दिया है कि अगर टेस्ट करने पर अगर आपकी बॉडी में उसके लक्षण या उसके जो है कि कुछ तत्व पाए जाते हैं, तो आपकी जो स्पोर्ट्स एथलेटिक की जो एक्टिविटी होगी उसको भी बैन कर दिया जाएगा और आप पे पेनाल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन एक ऐसा पदार्थ है कोलेस्ट्रोम, जिसको आप अगर खाते हो तो उसको जो है कि एथलीटों के लिए सामान्य भोजन के रूप में माना जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पावर हेल्थ के लिए नहीं माना जाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलेस्ट्रम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है, तथा एथलीटों द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्नगत पे एथलीटों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे यौगिक है और यहाँ पे वर्गीकरण है। अगर आप देखेंगे कि सैक्रिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, जबकि एड्रेनेलिन ये एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। थाइमिन यह भी एक विटामिन होती है, जो कि विटामिन B1 के नाम से जानी जाती है, और जिसकी कमी से आपके शरीर में बेरी का रोग होता है। कैरेटीन की बात करेंगे तो ये प्रोटीन होता है जो आपके डेड सेल में पाया जाता है। कौन सी सेल में पाया जाता है? डेड सेल में। जैसे कौन कौन सी हो सकते हैं? जैसे आपके बाल हो गए, आगे के नाखून हो गए, जानवरों के खुर हो गए जो पैरों में होते हैं, कि जब आप इन्हें काटते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दर्द या ब्लड नहीं होता है। लेकिन सैक्रिन की बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए यूज किया जाता है, मतलब मिठास के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोशिकाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। प्राकृतिक रबर के रूप में देखेंगे तो पॉली आइसोप्रीन होता है। क्रायोलाइट की बात करेंगे तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन रोगाणु रोधक की बात करेंगे तो फिनोल्फथेलिन जो है ये रोगाणु रोधक नहीं होता है। तो क्या होता है ये सामान्यतः एक अम्ल क्षार अनुमापन के रूप में संकेतक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली डीआरडीओ द्वारा लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? तो उसका नाम है सहेली।
मतलब कि ये एक स्टेरॉइड नहीं है, किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं है, और ये गर्भ निरोधक गोली के रूप में आप काम कर सकते हो, जैसे अनचाही प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई कपल्स हैं या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई मैरिड कपल है, वो समय से पहले अपनी प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं, तो इस स्थिति में अगर बाय डिफॉल्ट प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आप इन गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आप देखोगे जैसे सहेली हो गया, छाया हो गया, सेंट्रॉन हो गया, ये अलग अलग नाम की गोलियां हैं। अब यहां पे देखते हैं क्या करा है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक का नाम क्या है, अल्ट्रासोनिक। तो ये अल्ट्रासोनिक कुछ और नहीं है, जिसको हम लोग सामान्यतः अल्ट्रासाउंड कहते हैं ना दोस्तों। जब प्रेगनेंसी नजदीक होती है, किसी महिला के 8 से 9 महीने के आसपास समय हो रहा होता है, तो अक्सर वो डॉक्टर के पास विजिट करती हैं और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो अपने बच्चे को भ्रूण के रूप में देख पाती हैं, यानी एक बच्चे के रूप में देख पाती है कि क्या उसकी स्थिति है। तो उसको मेजर करने के लिए होता है। यहाँ देखिए लिखा है ना, अल्ट्रासाउंड तकनीक या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि बीरबल साहनी जी के बारे में बात किया जाएगा तो ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। केसी मेहता जी के बारे में बात किया जाएगा तो ये पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। वहीं पी माहेश्वरी के बारे में बात होगी तो ये भ्रूण विज्ञान से है। और एम एस स्वामीनाथन जी को तो आप जानते होंगे, हरित विज्ञान से है या हरित क्रांति से है। और ये प्रश्न आपके आरओ के मेंस 2021 में पूछा गया था, जो सबसे लेटेस्ट पेपर रहा है। अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 88 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो डॉक्टर कुरियन साहब अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं है। वर्गीस कुरियन जिनका पूरा नाम है, आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर मालकम आदिसैया, ये भी नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये विकास अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये अंतरिक्ष में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रमोद करण सेठी, ये जयपुरी कृत्रिम पैर से संबंधित हैं। भारतीय पशु विज्ञान चिकित्सा, जो पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है। ये वैसे बरेली में स्थित है, और बरेली में भी एक छोटा सा जगह है, या कस्बा कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है इज्जत नगर। और इज्जत नगर एक रेलवे मंडल भी है, यहीं पर ये स्थित है बरेली में। IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, रिपीटेड प्रश्न ये बरेली में पूछा जाता है। और फिर यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया आपसे कि CDRI ये कहाँ पे है। तो ये आप देखोगे लखनऊ में है, क्योंकि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सर्वेक्षण विभाग यानी जूलॉजिकल सर्वे कह सकते हो। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये देहरादून में। लेकिन ये किस विभाग के अंतर्गत काम करता है, तो अभी हमने बताया आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित युग्म है। असुमेलित का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी मैंने आपको बताया लखनऊ में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता में दोस्तों नहीं है। जबकि सेंट्रल सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसको हम लोग CCMB कहते हैं, CCMB मतलब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है। और सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉल्ट मतलब नमक, जो कि गुजरात के भावनगर में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च है ये कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर बकरियों का शोध केंद्र। तो आप ध्यान रखिएगा कि बकरियों के लिए मखदुम मथुरा में जो है कि सेंट्रल रिसर्च सेंटर है बकरियों के लिए। आज इस सीरीज को दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी को, और साथ ही साथ अगली 3 से 4 क्लासेस में हम लोग ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लेंगे। और घटना चक्र आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसकी PDF जरूर ले लीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर लीजिएगा। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। कि जो आपके जानवरों से संबंधित जो बीमारियां हैं उस पे हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश भोपाल में। केंद्रीय औषधि एंड सगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और ये मेंस 2021 में पूछा गया है। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया,
इस समय इसका नाम है केंद्रीय औषधि सगंध पौधा संस्थान यानी कि सीमैप, लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में सिम्पो के नाम से की गई थी। ठीक है, सिम्पो मतलब सेंट्रल इंडियन मेडिसिन मेडिकल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म थी केंद्रीय भारतीय औषधीय पौधा संगठन। तो 57 में इसका स्थापना की गई और 59 से इसका संचालन किया गया, लेकिन इसका नाम बदला गया 1978 में, और ये कहाँ पे? लखनऊ में है। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं, मतलब CSIR इट मीन्स कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे, मतलब कि जो साइंस पे रिसर्च होती है। तो इसमें आप देखोगे कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी नहीं है इससे संबंधित। अब यहाँ पे कुछ संस्थान है और कुछ अवस्थिति तो उनकी सुमेलित नहीं है, वो पता करना है। जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय दलहन या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, तो ये तो सही है। और देख लेते हैं हम इसके आगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान। तो देखिए सब्जी अनुसंधान संस्थान की मैं बात करूं तो ये वाराणसी में स्थित है। और ये भी देखिए जितने भी यूपी से इंपॉर्टेंट संस्थान थे वो सारे के सारे आरओ मेंस में आए, चाहे वो सब्जी संस्थान, दाल संस्थान, अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान केंद्र और ड्रग्स रिसर्च लखनऊ। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में है। अब यहीं पे आप ध्यान देना कि अगर अनुसंधान की जगह अगर एक शब्द आ जाए प्रजनन, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और अगर पूछा जाए भारतीय चीनी उद्योग संस्थान या चीनी अनुसंधान संस्थान, तो उसका जवाब हो जाएगा कानपुर। हालांकि सी ऑप्शन यहां पर गलत है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? हैदराबाद में। अगर कोई मेंटल रूप से जो है कि विकलांग है तो उसके लिए हैदराबाद में संस्थान है। जैसे यहाँ आप देखोगे कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद जिले में एक सिकंदराबाद जगह है, वहां पर। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान यानी कि जो आंखों से नहीं देख पाता उसके लिए देहरादून है। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग, अगर कोई हड्डियों से विकलांग है तो उसके लिए कोलकाता है। और अली यावरगंज राष्ट्रीय मूक बधिर, जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसके लिए मुंबई है। तो ये चारों आप याद रख लेना। यहाँ पे संस्थान दे रहा है और स्थान दे रहा है, इसका मिलान करना है। जैसे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, और ये दोस्तों आपके आगरा में है। और कहाँ पे है? आप जब ताजमहल घूमने जाते हैं तो ताजमहल के ईस्टर्न गेट की तरफ ये जो है कि एक बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ लिखा होता है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। और लेप्रोसी मतलब होता है कोढ़ रोग, कोढ़। और ये किससे होता है दोस्तों? ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है। वहीं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MNNIT, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आपके इलाहाबाद में तेलियरगंज रोड पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, अब ध्यान देना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो ये कानपुर में है। तो आपने देखा सेंट्रल ड्रग कहाँ पे है? लखनऊ में। लेप्रोसी आगरा में। मोतीलाल नेहरू संस्थान इलाहाबाद। और शुगर इंस्टीट्यूट या शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। तो इस तरीके से देखिए, आप जब यूपी में कई जगह घूमने निकलेंगे तब आपको चीजें पता चलेंगी। ये जितने भी संस्थान हैं मैं बताऊं आपको, तो मैंने लगभग हर संस्थान को घूमा है। मैंने लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी घूमा है, काफी अच्छा है। सेंट्रल लेप्रोसी, हालांकि मैं इसमें नहीं गया हूँ लेकिन ताजमहल गया हूँ तो वहां पे इसको देखा है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, यहाँ से जो है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पढ़ाई करते थे। और शुगर टेक्नोलॉजी भी कानपुर में है। तो इस तरीके से जब आप यूपी में जगह जगह आप कहीं घूमते हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ कि आपके घूमने से जो है कि बहुत सारी नॉलेज तैयार हो जाती है, क्योंकि आपने एक बार देखा है उस चीज को, माइंड में रीड हो गया। और किताब में आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, आपको चीजें प्रॉब्लम करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कई ऐसी लोकेशन घूमी होंगी कि उनसे अगर पूछा जाएगा तो तुरंत बता देंगे, चाहे भले उन्होंने किताब में कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कुछ संस्थान है और इनको जो है कि मिलान करना है। तो चलिए मिलान करना शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप अगर देखेंगे केंद्रीय औषधि सुरभि पादप संस्थान, तो ये कहाँ पे दोस्तों? ये वही अभी जो हमने पढ़ा लखनऊ में है। वहीं डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक केंद्र, ये तो आपको पता है कि कहाँ होता है, हैदराबाद में होती है फिंगरप्रिंट के बारे में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका मिलेगा चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 103। और टोटल यहाँ पर प्रश्न आपके हैं 195। अब विविध में आपके वो सारे प्रश्न समाहित हैं जो आपके पूरे साइंस में बिना किसी चैप्टर के इधर से आ जाते हैं। तो देखते हैं इसको।
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। यानी कि वायरस से संबंधित जो भी स्टडी की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ पे है? तो अभी हमने पढ़ा हैदराबाद में स्थित है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी मैंने आपको बताया वाराणसी में। और ये देखिए, ये मेंस 2017 में भी पूछा गया था और ये मेंस 2021 में भी मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा गया, और ये रिपीटेशन है प्रश्न का। इसको कहते हैं इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्री 2017 में सेम टू सेम यही प्रश्न उठा के कहाँ रखा गया था? यही प्रश्न आपके मेंस 2021 में रखा गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्रश्न घूमते फिरते रहते हैं, इसीलिए आपको इन्हें ढंग से कर लेना है, रिवीजन करते रहना है। जैसे यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हमने पढ़ा है, वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, ये श्रीनगर में नहीं है बल्कि लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। दलहन अनुसंधान, तो ये कानपुर में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इट मीन्स कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थापित है? यानी कि कृत्रिम अंग कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कानपुर में, और ये मेंस 2017 का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखोगे तो लीमा, जो कि पेरू की राजधानी है, और ये आपको देखने को मिलेगा जो साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पेरू, हम्बोल्ट, चिली वाला, तो यहीं पे आपको पेरू देखने को मिलता है ऊपर साइड में, इस वाले जोन पे यहाँ पे पेरू है, तो इसी की राजधानी लीमा है वहीं पर। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं यहाँ पे हम कुछ मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मुख्यालय आप देखेंगे FAO, ये क्या होता है? ये मैं अक्सर जो है कि करंट अफेयर्स विजन मैगजीन में यूज करता हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय तो आपको रोम में देखने को मिलेगा। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला, एग मार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी एग्रीकल्चर के प्रति अनुकूल हो। और एक जगह आपको लिख के देता है इको मार्क, तो इको का मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल, यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं लगानी है, इकोलॉजिकल यानी कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, और एजी का मतलब एग्रीकल्चर होता है। तो एग मार्क की बात करेंगे तो ये आपका नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, तो ये आपका कटक उड़ीसा में हो जाएगा। और केंद्रीय आलू शोध संस्थान, तो ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर लेंगे। फिर यहां पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? असुमेलित पूछ रहा है। तो NBRI ये कोलकाता में बता रहा है, और जबकि ये नहीं है। IISR ये लखनऊ है। IISC बेंगलुरु ये इंस्टीट्यूट है। और NPL नई दिल्ली। तो देखते हैं ए क्यों गलत है, क्योंकि ए की जो फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI लखनऊ में। और अगर केवल ये दे देगा ना दोस्तों तो ये बहुत ही टफ लेवल हो जाता है। हालांकि अब ऐसे पता नहीं होता ना कि इसकी क्या फुल फॉर्म बन सकती है। जैसे आपको ये IISC पता होगा कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मतलब साइंसेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये बंगलुरु की यूनिवर्सिटी जो अक्सर टॉप पे रहती है रैंकिंग में, तो ये पता होगा। लेकिन NBRI NPL ये क्या है इन शॉर्ट नहीं पता। अब यहाँ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में बनाया गया? तो ये दुबई में बनाया गया। कहाँ पर? दुबई में। दिसंबर 2017 में दुबई में ऊंटों के लिए खास अस्पताल खोला गया, जो कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊंटों के महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊंटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है, और उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके। अब यहाँ पे हम कुछ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे कि ये टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है दोस्तों? तो ये पुरुष का हार्मोन है जो कि वृषण में पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस भी कह देते हैं। तो ये हार्मोन हो गया। वहीं कोडीन की बात करेंगे तो ये एक बेहोशी का ड्रग है। जैसे हम लोग सल्फाडाइजिन वाले जितने भी ड्रग होते हैं तो बेहोशी का ड्रग होता है ना, तो उसी तरीके से इसमें कोडीन भी आता है। और क्रिचुक क्या होता है? तो क्रिचुक रबर का एक स्रोत होता है। और यूजेनॉल की बात करें तो ये लौंग का सुगंधित तेल होता है, क्योंकि यूजीनिया करके इसका नाम होता है वैज्ञानिक, तो यूजेनॉल उससे बनाया हुआ तेल होता है। अगला प्रश्न 114, यहां पर आप देखेंगे कि एंथ्रेक्स, थैलीसीमिया, सरोगेसी, ट्रांसजेनिक्स। अब जैसे कि आप देखेंगे एंथ्रेक्स क्या होता है दोस्तों? तो एक तरीके का ये विष होता है, यानी कि विष होता है जो जैव युद्ध में काम आता है। जैसे
बायो वेपन के रूप में। थैलीसीमिया की बात करेंगे तो ये दोषी जीन से उत्पन्न होने वाला रोग है थैलीसीमिया का। सरोगेसी की बात करेंगे तो गर्भ की किराएदारी, यानी अगर कोई माँ या कोई लेडीज अपने कोख में किसी दूसरे का बच्चा पाल रही हो, तो इसके लिए आप लोग एक मूवी देख सकते हैं मिमी, जिसमें पंकज त्रिपाठी है, कीर्ति सेनन है, ये कैसे फॉरेनर्स के एक बच्चे को पालती हैं अपनी कोख में, ये चीजें दिखाई गई हैं। ट्रांसजेनिक्स की बात करें तो ये जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एंटी फ्रीज यौगिक जो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल कहलाता है, एंटी नॉक एजेंट टेट्राएथिल लेड होता है, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स क्विनोन नहीं है। क्विनीन जो है दोस्तों ये प्रोटोजुआ से लड़ने के लिए काम आती है, जैसे मलेरिया वगैरह में ये दवाई दी जाती है, तो ये जीवाणुओं से संबंधित नहीं है, ये बल्कि प्रोटोजुआ से संबंधित होती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर चलते हैं, किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला जा रहा है, यानी कि डायनासोरियम मतलब डायनासोर का जो है कि म्यूजियम है वो कहाँ खोला जा रहा है, तो हैदराबाद में खोला जा रहा है, जिसमें इस डायनासोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है, और ये डायनासोरियम हैदराबाद के बीएम बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, और आप लोगों ने 2019 से लेकर 2022 तक लगातार इसको पढ़ा होगा, क्योंकि कोविड के दौरान लगातार इसकी गाइडलाइन हम लोगों को मिलती रहती थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो जिनेवा में, कहाँ पे, जिनेवा में। जिनेवा का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया, तो ये आपके कलकत्ता कोलकाता में खोला गया, हालांकि अब तो बहुत सारे विद्यालय हो चुके हैं। अच्छा, इसको ऐतिहासिक तौर पे पूछा गया है कि देश का प्रथम दंत महाविद्यालय आर अहमद दंत महाविद्यालय 1920 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है, कि कोई ऐसी सुरंग जिसमें बारूद वगैरह है या भरा गया है जानबूझ के, तो उसके लिए मधुमक्खियां जो है कि सबसे बड़ी सहायक मानी जाती हैं, मधुमक्खियां। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 120 का आंसर, मधुमक्खियां यानी हनी बीज एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियां या ड्रोन्स तथा 60,000 तक छोटी श्रमिक मक्खियां होती हैं, और इसके छत्ते से हमें शहद तथा मोम यानी वैक्स मिलता है। अब यहाँ पे मधुमक्खी की औसत गति पूछ रहा, बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। मधुमक्खी कॉलोनी, हाँ इसको देख सकते हो कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो गंध से। जैसे चींटी वगैरह भी एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं गंध से, वैसे ही मधुमक्खियां भी पहचानती हैं कि भाई ये हमारा घर है और ये पड़ोसी का घर है। तो कैसे पहचानती हैं, गंध से पहचानती हैं। क्लियर बात इतनी। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम इसको। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो केवी फ्रिस्क साहब को दिया गया था, और 73 में दिया गया था, और ये यूपीएससी ने 95 में पूछ लिया है प्रश्न। उत्तेजक कौन सा है, उत्तेजक का मतलब होता है यहाँ पे सिगरेट। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो, तो ध्यान देना दोस्तों, मेरे दोस्तों, कि अल्कोहल, मैरिजुआना को हिंदी में हम लोग भांग भी कहते हैं, और साथ ही साथ अफीम, ये सब मनश्चेतक है। मनश्चेतक मतलब होता है जो मन को जो है कि शांत कर देते हैं, डिप्रेस्ड कर देते हैं, जबकि सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमें स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी सी थैली जो गोलियों या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। इवन कि आप अगर कोई नया ट्रॉली बैग खरीद रहे हैं, कोई लगेज बैग खरीद रहे हैं, कोई भी ऐसी वस्तु, बॉटल भी खरीद रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा पैकेट आता है सिलिका जेल का, उसके ऊपर लिखा रहता है। वो क्या करता है, वो नमी सोखता है। अगर आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी नमी होती है उसको वो सोख लेता है, जिससे वो चीजें खराब ना हो, इसलिए उसमें रखी जाती है सिलिका जेल की पॉइंट। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये विज्ञान में अगर आप योगदान दे रहे हो तो उसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है लोगों को। नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है इन ट्रांसप्लांट, तो केवल और केवल कार्निया को। जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 6 घंटे 12 घंटे तक उसकी आंखें काम कर रही होती हैं, तो कहते हैं ना कि भाई आप आंखों का दान कर दीजिए, नेत्रदान, महादान। तो नेत्र में पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, केवल कॉर्निया वाले जो पॉइंट होता है, कॉर्निया वाले पॉइंट को, तो इसी को निकाल कर जो है कि हम दान कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि नेत्रदान में कानिनी का या कॉर्निया का दान किया जाता है, और नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं।
इसमें बाहर की ओर केराटिन विहीन स्तरित सल्की एपिथेलियम वगैरह ये सब होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, यानी कि रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। और ये प्रश्न लूसेंट में अक्सर आप लोगों को मिलता होगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। और ये देखिए प्री 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। जार्विक 7 क्या है दोस्तों, तो ये आर्टिफिशियल हार्ट है। क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है, मतलब कि जो पेस मेकर लगा होता है हमारे हार्ट में, उसका क्या काम होता है पेस मेकर का, तो आप देखोगे यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यानी कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। पेस मेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो SA नोड के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 नोड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पूछ रहा है SA नोड, इसका मतलब होता है सिनोट्रियल नोड। कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है और हृदय गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है और इसका कारण होता है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पसीना जो है आर्द्रता के कारण यहाँ पर वाष्पित नहीं होता है, इसलिए हमें परेशानी का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे बॉडी से जो पसीना होता है वो उड़ता ही नहीं है। जब वो उड़ जाता तो हमारी बॉडी की सतह थोड़ी ठंडी महसूस करती, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है, तो ऊष्मा शोषक क्रिया जो है कि स्वेद मतलब पसीने के उड़ने से संबंधित होती है यह क्रिया। फिर अगला प्रश्न है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त होता है क्या, सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना, जब बॉडी में से अगर आपके नमक खत्म हो जाएगा तो काफी प्रॉब्लम होती है। और ये कैसे, जब शरीर से निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि शरीर से पूरा का पूरा जल खत्म हो जाता है, तो शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण है, अरे भाई जितनी भी प्रतिशत रहेगी वो मृत्यु का कारण बनेगी ही बनेगी, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर मेजर करें। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान, या यूं कहें कि ये अप्लाइड साइकोलॉजिकल से संबंधित है, साइकोलॉजी। इसको सामान्यतः बीएड के स्टूडेंट और बीएड के साथ साथ बीटीसी वाले स्टूडेंट सामान्यतः टीचिंग लाइन में इनको पढ़ते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व क्या होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। मतलब अगर मैं तारत्व को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पिच, तो महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, या महिलाओं के साथ साथ बच्चों का भी तारत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज मीठी लगती है या पतली और महीन लगती है। जबकि पुरुषों का जो पिच होता है वो सामान्यतः कम होता है, इसलिए इनकी आवाज भारी भरकम दिखती है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो भाई अगर आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो आपकी मांसपेशियां थकने लगती हैं और दर्द होता है। ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए आप जिम करके आते हैं तो आपकी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, और जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से दर्द होती हैं, पेशियां थक जाती हैं। अब चलते हैं हम इसके आगे और देखते हैं इसके बारे में अगर कोई जानकारी होगी तो बिल्कुल है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, अर्थात कि जिम वगैरह करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होने लगता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया, यानी कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो इकट्ठी होती है, और थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा शरीर की अगर मालिश कर दी जाए तो भी थकान से राहत मिल जाएगी। इसीलिए जिम करने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि कोई मसाज कर दे, बॉडी मसाज, तो रिलैक्स हो जाए बॉडी। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, तो दीर्घकालिक परिवर्तन अगर कुछ हो रहा है तो ये जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जबकि वनस्पति में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, विवर्तनीय घटनाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है, हिमनदों में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, जिससे हिमनद पिघल रहे हैं, वनस्पतियां सूख रही हैं या संकट में आ रही, ये सभी चीजें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो रैफ्लेशिया दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का पुष्प है, और ये जमाने गए अब 1998-94 के कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो जैसे कि आप देखोगे कि फल की बात करें तो फल कहाँ पे, फल के लिए यानी फ्रूट जो होता है वो
ओवरी में जो है कि अंडाशय में, इट मीन्स कि फूलों के जो फल होते हैं वो अंडाशय में होते हैं। बीज की बात करेंगे तो बीजांड में होते हैं। और कास्ट यानी कि वुड, लकड़ी, ये तने से प्राप्त होती है। और मंड यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। और यहीं पे तो सारा भोजन होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में पूरे बॉडी यानी कि पूरे के पूरे पेड़ में ये पहुंचता है। अब यहाँ पे दे रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। तो इसमें आप देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी हरित लवक में होता है। और खनिज उद्ग्रहण कहाँ पे होता है? तो ये आपका जीव द्रव्य कला में होता है। और श्वसन की क्रिया जो होती है वो राइबोसोम में होती है। नहीं, राइबोसोम में नहीं होती है, बल्कि सूत्र कणिका में होती है। सूत्र कणिका को क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो आपके सेल में पाई जाती है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? ये राइबोसोम में होता है, जो कि गोल्जी बॉडी से संबंधित होता है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे इसे कि प्रकाश संश्लेषण तो हरित लवक में होता है, खनिज का उद्ग्रहण होता है जीव द्रव्य कला में, श्वसन के लिए होता है सूत्र कणिका, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है राइबोसोम। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? तो जेसी बोस साहब ने किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस ने। इन्होंने भी खोजा कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राण होते हैं, जीवन होते हैं, ये भी जिंदा रहते हैं, मुरझाते हैं। ये सारी स्टडी इन्होंने की थी। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है? ध्यान देना, शीत भंडार किसे हम लोग कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। मतलब कि इस कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है? अधिक मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं, ताकि जब इसकी आवश्यकता हो तब हम निकालें और मार्केट में टमाटर, आलू, भिंडी वगैरह बेच सकें। तो इसमें आप देखोगे फलों और साग सब्जियों का अपघटन, यानी कि इसमें कमी कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे धीमा हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने पे इन चीजों में अपघटन धीमा होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक टिक पाते हैं और लंबे समय तक चल जाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए, और जिसके बाद इसे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। निम्न में से कौन से जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता? तो सुअर जो है दोस्तों, वो रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता। रेसे का मतलब होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो कि प्राकृतिक होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो आप देखिए, बकरी भी पेड़ पौधे खाती, पत्तियां, हाथी भी खाता है, गाय भी खाती है। लेकिन सुअर जो है कि कभी भी सेलुलोज या पेड़ पौधे को नहीं खाता, बल्कि गंदगी की चीजों को खाता है, कूड़े कचरे को खाता है, क्योंकि वो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। फिर यहां देखते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या होता है या क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, या फिर आप बताएंगे पक्षियों की तस्वीरें या पंख? तो आप कहोगे कि डाक टिकट का संग्रहण का कार्य करता है, और ये झारखंड में प्रश्न पूछा गया था। जीव अंतःक्षेपक होता है। क्या होता है? वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं, अगर इसमें दिया है तो। जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित इनकी जानकारी रहती है रॉबर्ट वेबस्टर की, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात कही थी। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। जीवाणु की खोज किसने की है? तो ल्यूवेन हॉक ने साहब की है। किसने की है? ल्यूवेन हॉक ने। इन्होंने 1976 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो चेस्टर बर्नार्ड थे, या कौन से? एडवर्ड जेनर रहे होंगे। जी, एडवर्ड जेनर ने 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की। और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके? इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में। और इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ वैज्ञानिक होंगे और कुछ उपलब्धियां होंगी, इसको पढ़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अर्बर और स्मिथ, तो ये अंतः आकेंद्रन का पता लगाया इन्होंने। फेल्डमैन, इन्होंने एक्टोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मूलिस की बात करेंगे तो इन्होंने पॉलीमेरेज या पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। और टेमिन बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोम का पता लगाया था।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित है। जैसे फ्रांसिस कोलिंस की बात करेंगे तो इन्होंने मानव जीवनोम चित्रण किया। फिर सर्जी ब्रिन ने, इन्होंने गूगल खोज की यानी सर्च इंजन। जिमी वेल्स ने, इन्होंने विकिपीडिया की है। तो 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया? तो डेविस साहब ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया। कैसे? अपरदन चक्र इरोजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपरदन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं दोस्तों? तो ये पौधों की वृद्धि दर नापने में की जाती है। पौधों की वृद्धि दर नापने में की जाती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, लातिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मेस्तीजो कहा जाता है। मेस्तीजो। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? यूरेनियम लेड विधि से। अगर यूरेनियम लेड विधि से हम लोग क्या नाप सकते हैं? जो चट्टान वगैरह होती है, जो सबसे प्राचीन चट्टान समूह होता है, उसका जो है कि पता लगाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु पता की जाती है। कार्बन डेटिंग जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन करते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया था किसके? तो जीवाश्म का, चट्टानों का नहीं। चट्टानों के लिए तो अभी मैंने बताया, ठीक है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित होती कैसे? इनमें वार्षिक वलयों की जो संख्या के आधार पे। अब जैसे आप अगर किसी पेड़ को काटेंगे तो इसमें इस तरीके से अंदर एक वलय बने होते हैं। आप देखोगे इनका कलर जो है कि बदलता रहता है। तो इस तरीके के जो वलय होते हैं ना, इनको गिन के ही बताया था कि पेड़ कितने साल का हो गया है। जब आप किसी पेड़ को काटोगे तो आपको पता चलेगा। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो बिल्कुल सही बात है। मृत्तिका में रंध्रकांश बड़े आकार के होते हैं। गलत। बड़े आकार के मिलते हैं आपको बलुई में, क्योंकि बड़े बड़े आकार के होने की वजह से यहाँ पे पानी नहीं रुक पाता और नीचे छन के नीचे आ जाता है पानी। जबकि मृत्तिका में, यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है, इसमें बहुत नजदीक नजदीक छोटे छोटे जो है कि छिद्र होते हैं, मतलब इनके कण होते हैं, और यहाँ से पानी नीचे नहीं आ पाता है। तो ए ऑप्शन सही है, आर गलत है। इसका मतलब सी हो जाएगा। और ये आरओ एग्जाम प्रीलिम्स 2017 में पूछ लिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कारणों यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? भाई, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ पौधे या कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसपे तितलियां ही परागण करती हैं उनके जूस को चूस कर। कुछ कृष्ण पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो बर्रे, मकड़ियां वगैरह है, पक्षियां हैं, ये तितलियों को खाते हैं या तो तितलियां इन्हें खाती हैं। तो 1 और 3 तो सही है। दूसरे का देखते हैं, नहीं, दूसरे का कोई असर नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा परिणाम देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? तो इकोर्निया है। क्या है दोस्तों? इकोर्निया। यह एक जलीय पुष्पीय पादप है और यह विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है। कहाँ पे? ये भेड़ की वाहिनी में रहता है। मतलब कि ये जो यकृत का कृमि है, यानी यकृत का जो रोगी है, वो भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नालियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है, जो कि संघ प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल और द्विपोषदीय है, जिसका द्वितीयक पोषक घोंगा है, और यकृत कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें परनिषेचन होता है। क्या होता है? परनिषेचन। इट मीन्स कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा कोशिका की दीवार। क्या हो जाएगा? कोशिका दीवार हो जाएगा। बेला संगमों, क्या लिखा है? बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज हैं, और ये पुष्पपुंज यानी कि ब्लूम्स कहलाते हैं क्या? लाल ज्वर, जिनको हम लोग सिंपल सी भाषा कहें तो इनको रेड टाइड कहते हैं। यानी कि शैवालों में जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो इसी को कहा जाता है कि लाल ज्वर, यानी कि लाल रंग में पूरे के पूरे शैवाल वृद्धि हो जाती है अतिशय। अब यहां पूछा जा रहा है,
अगले प्रश्न पे 171 में कि साधारण नील हरित शैवाल स्पाइनोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों और महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अलवणीय जलाशयों में नहीं पाए जाते बल्कि महासागरों में पाए जाते हैं। और गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और एक आंख से उसी समय पीछे की ओर देखता है, तो बी वाला सही है, जबकि ए गलत है। कवक मूल यानी कि माइकोराइजियल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन के उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या किया जाता है, इसके द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। यह भी बात सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली के लिए, कि अगर किसी जगह पे कोरल रीफ पूरी तरीके से खत्म हो गई या समाप्त हो रही है तो उसको बचाने के लिए हम बायो रॉक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत समुद्री जल में सुरक्षित स्तर की कम वोल्टेज वाली विद्युत धाराओं को प्रवाहित किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल में घुलित विभिन्न खनिज व लवण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तथा प्रवाल भित्तियों की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। और इस तकनीक की सहायता से क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित किया जाता है। पादपालय एक सुविधा है, यानी कि पादपालय एक सुविधा किसके लिए? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, यही एक सुविधा है। ये पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। जैसे आप देखोगे कि कई जगह आप देखोगे कि पॉली हाउस मतलब कि एक सफेद रंग की पॉलीथीन द्वारा एक निर्मित कर दिया जाता है सुरक्षात्मक छाया, और इसमें उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओलों, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित होती हैं। ये बड़ी बड़ी ऐसे पॉलीथीन लगी होती है और इसमें छोटे छोटे जो है कि देखने को मिलते हैं पौधे। स्पेशली आप देखोगे इस तरीके का काम नर्सरी वगैरह में भी किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया था, अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है किससे? तो शशक की एक प्रजाति से, और ये 2002 में और 2010 में पूछा गया। शशक मतलब होता है दोस्तों क्या? खरगोश को ही तो कहते हैं शशक। तो इसलिए देखिए कितना खतरनाक शब्द यूज किया गया आयोग के द्वारा। कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? बायोल्यूमिनेंसेस। बायोल्यूमिनेंसेस की क्रिया कही जाती है क्योंकि समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव और कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीव दीप्ति यानी कि बायोल्यूमिनेंसेस कहा जाता है। और इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों और एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ देखेंगे हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए क्या आवश्यक था? जब हरित क्रांति में अधिक प्रोडक्शन के लिए जिन बीजों का प्रयोग हो रहा था तो उसे हमने क्या कहा कि उसकी वजह से अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ने लगी और इसी वजह से केमिकल का प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित थी, पीत क्रांति आपके तिलहन से और नीली क्रांति आपके मत्स्य से संबंधित थी। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो मैक्सिकन गेहूं थी, क्योंकि मैक्सिको का बीज था मोनसेंटो कंपनी के द्वारा, तो उसी बीज को प्रयोग किया जा रहा था। धान के पौधे को उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी कहाँ पे? फिलीपींस में हुई थी विकसित। भारत की विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन थी? जया थी। विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो उसे हम लोग कहते हैं पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन से कीटभक्षी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो गैम्बूसिया नाम की मछली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है और यह मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया मछली एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, क्योंकि मच्छर के अंडे, लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रेला पौधे आदि हैं।
3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया ऐसी घातक बीमारियों से बचाती है। मतलब ये क्या करती है कि उनके लार्वा वगैरह को भोजन के रूप में खा जाती है, जिससे इन जगहों पे मच्छरों का विकास नहीं हो पाता। तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश यानी गैम्बूसिया मछली। सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो एंटीबॉडीज की। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से इसमें सही है उस पर विचार कीजिए। तो पहला है, विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक यानी कि नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक प्रयोग होगा, बिल्कुल सही बात है। नवीन प्रवर्तनीय है यानी इनोवेटिव प्रौद्योगिकी का विकास होगा, यह भी सही है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उससे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास होगा, यह भी सही है। और बौद्धिक संपदा का प्रबंध किया जाएगा, यह भी सही है। तो इस तरीके से चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तंबाकू एवं इसके उत्पाद पर बिक्री लगाने मतलब इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला जो पहला देश है वो हुआ आपका भूटान। कौन सा देश हुआ? भूटान। इसने 2004 में ही तंबाकू और इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना। निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे मंगल ग्रह की बात लगातार चर्चे में की जा रही है और 2018 प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया, यही जो है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है, जिससे दालों का उत्पादन बढ़ सकेगा। क्योंकि अगर पुष्प ही झड़ जाएंगे तो फिर दाल में बीज कहाँ से पड़ेंगे, इसीलिए उसको कहा गया कि दालों का उत्पादन बढ़ सके। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। हालांकि इसके उत्तर को लेकर डाउट था, इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान। अब ये एमपी वालों ने इस तरीके के फर्जी क्वेश्चन पूछे हैं। ज्ञान जो हमें विद्यालयों से मिलता है उसे क्या कहते हैं? अर्थगत स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थगत स्मृति यानी कि सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। और आखिरी प्रश्न, सूचनाओं के प्रक्रमण के समय यानी कि प्रोसेसिंग के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। यानी थॉट प्रोसेस चलता है, थिंकिंग चलती है। और इसी के साथ आप देखोगे कि हमारी घटना चक्र बायोलॉजी की ये सीरीज कंप्लीट करा दी गई है। और इसके बाद अब हम लोग जो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं वो साथ में पैरेलल ही इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है बहुत ही बेहतर तरीके से, और जिसमें 3 से 4 लेक्चर और रहेंगे जहां पे ये कंप्लीट हो जाएगी। और बायोलॉजी के बाद अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग पॉलिटी को शुरू करें या फिर हिस्ट्री को शुरू करें या इन्वायरमेंट या वर्ल्ड ज्योग्राफी। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, इसको इंडियन ज्योग्राफी के बाद ही हम शुरू करेंगे। बाकी सब्जेक्ट में आप लोग बताइएगा, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा जो मुझे लगेगा कि जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए वही आपको व्हाट्सअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, वहां आप मैसेज करके इसको ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।